संजय यादव जी, हमारे वहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार में तो यादव अन्य पार्टियों को वोट देते हैं, आप यहाँ बीजेपी के समर्थक हैं। देखिए, हम लोग जातिवाद से ऊपर उठकर हम लोग राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में पूरे पश्चिम बंगाल में आज हम लोग राजनीति कर रहे हैं। और यहाँ पे ना तो कोई यादव है, ना सिंह है, ना भूमियार है, ना बंगाली, ना बिहारी, ऐसा कोई तरह का प्रकार का। यहाँ सब भाई, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब मिलकर हम लोग राजनीति। बिहार एक जो सबसे बदनाम स्टेट था, आपने एक भी गोली या बम कहीं पे आपने नहीं सुना होगा कि कहीं पे चला हो या कहीं पे बूथ लूटा गया हो। लेकिन पश्चिम बंगाल में पिछले 10 वर्षों में, चाहे आप पंचायत चुनाव ले लीजिए या लोकसभा चुनाव ले लीजिए, आपने यहाँ देखा होगा किस प्रकार से डेमोक्रेसी का हत्या किया गया है। इस पे इनको विचार करना होगा। और इस बार पश्चिम बंगाल के सारे जनता पूरा विचार कर चुकी है कि किस प्रकार से ये डेमोक्रेसी का हत्यारी जो है यहाँ पे सरकार बैठा हुआ है, उसको किस प्रकार से यहाँ से निकाल फेंकेंगे। सृजन मेंटल वेलनेस में सभी प्रकार के मानसिक रोगों का बिना दवा के इलाज किया जाता है। यहाँ जन्मजात शारीरिक विकलांगता को फिजियोथेरेपी के माध्यम से दूर किया जाता है। ऑनलाइन काउंसलिंग की सुविधा, साइकोथेरेपी के माध्यम से ADHD, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, डिप्रेशन पर सफल इलाज यहाँ संभव है। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज रोड, खरैया पोखरा, पुरानी बशारतपुर, पेट्रोल पंप शॉप नंबर 18। गोरखपुर लाइव चुनावी चर्चा के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचा। इस समय हम हावड़ा के एक विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां पे हम कुछ स्थानीय लोगों से जानेंगे, चुनावी चर्चा के बारे में जानेंगे, यहाँ का क्या माहौल है, किस तरह की परिस्थितियां हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खासकर पूरे दमखम के साथ इस चुनाव में लगी हुई है। आप देख सकते हैं अमित शाह और JP नड्डा का लगातार रैलियाँ हो रही हैं। आइए हम कुछ लोगों से जानते हैं ज़मीन की हकीकत क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र यादव है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में उतरी है, खासकर प्रदेश नेतृत्व से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक। क्या लगता है इस बार क्या माहौल रहेगा इस चुनाव में? भाई साहब, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आगामी 2021 के विधानसभा में पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। इसका साक्षी पूरा देश बनेगा। पश्चिम बंगाल में जो अराजकता की राजनीति चल रही है, उसको भारतीय जनता पार्टी तहस कर अपने शासन को यहाँ पे कायमत करेगी। और आशा करते हैं कि इस चमत्कार को देखने के लिए आप सभी लोग इसको देखेंगे और आने वाले समय में ये तुष्टीकरण की, सिंडिकेट की, लूट मार की जितनी ये सरकार चल रही है, इसको हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आप तुष्टीकरण की बात किए हो तो इससे पहले ज्योति बसु की भी सरकार थी, वो सरकार भी इसी मुद्दे पे गई थी, फिर तृणमूल आई, आखिर ये भी उसी लाइन में चल रही है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मैंने आपसे कब कहा कि ज्योति बसु की सरकार अच्छी थी? मैंने तुष्टीकरण का नाम लिया है। तुष्टीकरण तो ज्योति बसु के सरकार में भी थी, बुद्धदेव भट्टाचार्य की भी सरकार में थी, ममता बनर्जी के भी है, और इसको खत्म करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी को लाना है। आप तुष्टीकरण की बात किए, आखिर किस रूप में तुष्टीकरण होना है, किसका तुष्टीकरण होना है, कुछ बताएंगे? एक समुदाय को लेकर ये लोग राजनीति करते हैं। आपने सुना होगा ममता बनर्जी ने कहा था, आप मीडिया बंधु को ही कहा था कि जिस गोरू का दूध पिया जाता है उसका लाती खाना भी उनको शोभा देता है। तो इसका मतलब साफ उन्होंने कह दिया कि मुस्लिम जो वोट्स उनके पास है, उसको मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही हैं। वो मुस्लिम लोगों को लेकर तरह तरह पे आंदोलनों पे भी मुस्लिम का एक बहुत बड़ा भाग रह रहा है। मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका विकास करने में विश्वास रखती है, सबका साथ रहने में विश्वास रखती है। और आगामी दिन 2021 में हम लोग बांग्ला को सोनार बांग्ला बनाने का काम करेंगे। और इस परिवर्तन के साथ सारी टीम यहाँ पे मेहनत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पे भी हमला हुआ। ममता बनर्जी का आरोप है कि उनके द्वारा ये कराया गया है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये हिंसक झड़पें ममता बनर्जी के इशारे पे हो रही हैं। आखिर इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि है? देखिए, इसकी तो जांच चल रही है, प्रशासन इसका जांच कर रहा है। लेकिन वही बात है कि ममता बनर्जी का खुद का ही प्रशासन है, वो क्या जांच करवा रही है, अभी तक इसका कोई निर्णय नहीं आया। निर्णय आने से आपके माध्यम से हमें भी पता चल जाएगा, और हमें अगर पता चलेगा तो आपको हम लोग बता देंगे। लेकिन ये सिर्फ JP नड्डा जी के ऊपर नहीं हुआ है, ये सारे नेताओं के ऊपर हो रहा है। जो लोग केंद्र से आ रहे हैं उनके ऊपर, दिलीप दा के ऊपर आए दिन, हमारे बड़े भाई हमारे नेता संजय सिंह जी के ऊपर भी हमला होता है, अर्जुन सिंह के काफिले के ऊपर भी हमला होता है, एक मंडल अध्यक्ष के ऊपर भी हमला होता है, एक बूथ अध्यक्ष के ऊपर भी हमला होता है। गली गली में तमाम नेता जो भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं उनके ऊपर हमला आए दिन हो रहा है, बम से, गोली से। अभी हाल ही फिलहाल आपने सुना होगा कि बाली में एक गोली से हमारे कार्यकर्ता प्रमोद दुबे को भी गोली लगी थी।
आघात हुए थे वो। तो ये तमाम पूरे पश्चिम बंगाल में चल रही है। जेपी नड्डा जी तो हमारे सर्व भारतीय सभापति हैं, उनके ऊपर तो सिक्योरिटी है सब कोई। आम जो पब्लिक है उनको नहीं छोड़ा जा रहा है। ये पश्चिम बंगाल में अराजकता की राजनीति चल रही है। ये 200 पार का जो नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही है, कहाँ तक ये सार्थक होगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता? पार्टी तो 200 बोल रही है, मुझे कहीं 210 220 लग रहा है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से म्याज हम लोग बूथ के ऊपर जाकर हम लोग देख रहे हैं, लोगों के घर घर जाकर देख रहे हैं, लोगों का म्याज बदल गया है, लोग परेशान हो गए हैं। जो द्वारे द्वारे सरकार ये जो मुहिम चल रही है, स्वास्थ्य साथी, जितने भी मुहिम इनको चल रही है, उसको एकदम गलत नज़र से उसको एकदम ना बोला जा रहा है जनता के हृदय से। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 2021 में पूरा पश्चिम बंगाल पुद्दो फूल से खिल उठेगा। संजय यादव जी, हमारे वहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार में तो यादव अन्य पार्टियों को वोट देते हैं, आप यहाँ बीजेपी के समर्थक हैं। देखिए, हम लोग जातिवाद से ऊपर उठकर हम लोग राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में पूरे पश्चिम बंगाल में आज हम लोग राजनीति कर रहे हैं। और यहाँ पे ना तो कोई यादव है, ना सिंह है, ना भूमियार है, ना बंगाली, ना बिहारी, ऐसा कोई तरह का प्रकार का। यहाँ सब भाई, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब मिलकर हम लोग राजनीति कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम लोग का एक ही मुद्दा है कि मिलकर इस दुर्नीति को, इस सिंडिकेट की सरकार को, घूसखोरी की सरकार को, भाई पीपीसी की सरकार को हटाकर उखाड़ कर फेंक देना है। अमरजीत सिंह जी, आप मंडल अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को काफ़ी निशाना बनाया जा रहा है, इस समय काम करने में काफ़ी दिक्कतें हो रही होंगी, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, ये पिछले 34 साल वामपंथी की जब सरकार थी तब भी इसी प्रकार से हमला होते थे। राजनीतिक हमला पश्चिम बंगाल में एक ये नियम जैसा बन गया है। अभी कुछ दिन पहले जब आपने देखा होगा, बिहार एक जो सबसे बदनाम स्टेट था, आपने एक भी गोली या बम कहीं पे आपने नहीं सुना होगा कि कहीं पे चला हो या कहीं पे बूथ लूटा गया हो। लेकिन पश्चिम बंगाल में पिछले 10 वर्षों में, चाहे आप पंचायत चुनाव ले लीजिए या लोकसभा चुनाव ले लीजिए, आपने यहाँ देखा होगा किस प्रकार से डेमोक्रेसी का हत्या किया गया है। इस पे इनको विचार करना होगा। और इस बार पश्चिम बंगाल के सारे जनता पूरा विचार कर चुकी है कि किस प्रकार से ये डेमोक्रेसी का हत्यारी जो है यहाँ पे सरकार बैठा हुआ है, उसको किस प्रकार से यहाँ से निकाल फेंकेंगे। आप कार्यकर्ताओं की बात की है, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक का ये जन्मभूमि और कर्मभूमि है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी आज तक यहाँ के सत्ता में क्या फ्लोर पे भी नहीं उभर पाई, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये इसके पीछे भी ये 34 वर्षों का वामपंथी सरकार, इसका पीछे सबसे मूल कारण है, जो कि पूरे भारतवर्ष में हर एक स्टेट श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विचारधारा को अपना चुका है। लेकिन पश्चिम बंगाल हम लोग बहुत दूर है इससे अभी भी। कारण इसका ये है कि 34 वर्षों से जिस प्रकार से उन्होंने हर पूरे मशीनरी में अपना यूनियन से लेके हर चीज़ को ढुकाया, और उसी चीज़ को फॉलो आज तृणमूल कांग्रेस कर रही है, जिसके फलस्वरूप श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विचारधारा यहाँ के पश्चिम बंगाल के लोगों को आज तक भी ग्रहण करने में बहुत समय लग चुका है। लेकिन आज वो समय आ चुका है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विचार जो आज पश्चिम बंगाल में, आज हावड़ा में अगर हम यहाँ खड़े हैं तो इसका देन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो आज यहाँ पे हम खड़े, नहीं तो आज ये धरती बांग्लादेश में होता। पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कुछ ज़्यादा नहीं हासिल कर पाई थी, लेकिन इस बार आप लोग कह रहे हैं कि काफ़ी उम्मीदें हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? हम लोगों का जो बूथ स्तर का जो कार्य है, और जो जेपी नड्डा जी का और अमित शाह जी का जो निर्देश है, जिस प्रकार से हम लोग कार्य आज कर रहे हैं, तो ये पूरा देखिए गणित है। जिस प्रकार से हम कार्यकर्ताओं को लेकर और कार्यकर्ताओं को जोड़े हैं, हम लोगों ने आम लोगों को अपने साथ जोड़े हैं, और दूसरे विचारधाराओं वाले भी आज उनको महसूस हो रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में दरकार है। उसी के नाते आज हम पूरे दृढ़ संकल्प हैं और दृढ़ विश्वास है कि हम 200 प्लस करेंगे। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह माने जाते हैं, जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हुए और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अपार सफलता दिलाई, और लगातार पश्चिम बंगाल में रैलियां कर रहे हैं। इसके पीछे लोग कह रहे हैं कि कहीं न कहीं अमित शाह का बहुत बड़ा योगदान है, क्या आप इसको मानते हैं? निश्चित तौर पर अमित शाह जी बहुत बड़े चाणक्य हैं, हमारे रणनीतिकार हैं, और उनका हम लोग को हमेशा साथ मिलता है। और देखिए, जब अमित शाह जी थे, कोई नहीं जानता था कि उनके बाद कौन अध्यक्ष होगा। आज जेपी नड्डा जी हैं, जेपी नड्डा जी के बाद कौन आएंगे, इसका हम लोगों का कोई नहीं, लेकिन विपक्ष तो ये भी आरोप लगा रहा है कि नड्डा जी को पीछे करके अमित शाह खुद अपने आप को फ्रंट लाइन में रख रहे हैं। ये एकदम गलत है। ये एकमात्र एक ऐसा पार्टी है कि सभी जानते हैं कि ममता बनर्जी के बाद कौन होगा, अभिषेक बनर्जी।
और लालू यादव के बाद कौन होगा? तेजस्वी यादव। मुलायम सिंह के यादव के बाद कौन होगा? अखिलेश यादव। लेकिन एकमात्र यही एक पार्टी है जो कि जेपी नड्डा जी के बाद कौन अध्यक्ष होगा ये कोई नहीं जानता है। और ये कहना गलत होगा कि जेपी नड्डा जी को साइड करके अमित शाह जी का, नहीं, अमित शाह जी का स्ट्रेटेजी हो सकता है, लेकिन जेपी नड्डा का निर्देश है हम लोगों को। अच्छा, क्या आपको लगता है इस तरह से हिंसाएं जो इस तरह से हो जाए लोकतंत्र में, ये काफ़ी शर्मसार करने वाली घटना है? क्या इस हिंसा के पीछे कहीं न कहीं ममता बनर्जी की बौखलाहट? एकदम हताश हुई हुई है। आज उन जो तृणमूल कांग्रेस को जन्म देने में जिन बड़े नेताओं का हाथ है, आज वो उनकी दल को छोड़ के आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी में, तो वो तो हताश है। तो उस हताश को वो छुपाने का उसके पास एक ही जरिया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर डर के अगर घर से नहीं निकलेंगे तो वो उनकी जीत अपना समझता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता आज बम गोली से नहीं डरता है और वो जमीन पर एकदम दृढ़ संकल्प के साथ है कि किस प्रकार से ममता बनर्जी की सरकार को तोड़ फेंकेंगे। ये कुछ स्थानीय लोग थे जो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। बाकी खबरों के जुड़े रहें गोरखपुर। ईशू हॉस्पिटल, जिसमें मौजूद है 24 घंटे वेंटिलेटर की सुविधा, जाने माने न्यूरोसर्जन, डायलिसिस की सुविधा, पैथोलॉजी एवं एम्बुलेंस की सुविधा। हमारा पता है NH27 हाईवे पैडलेगंज गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9721187070।